10 मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स। अरे ब्यूटी तो सब्जेक्टिव होती है ना भाई, किसी को कोई इक्वेशन पसंद आएगी, किसी को कोई इक्वेशन पसंद आएगी, तो ब्यूटी तो सब्जेक्टिव होती है। बट फिर भी अगर हम यही सवाल गूगल पे सर्च करें या फिर एक फिजिक्स जानने वाले लोगों से एक सर्वे करें और पूछें, तो कहीं ना कहीं अगर उनसे 10 इक्वेशन आप पूछोगे तो ये 5 इक्वेशन आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कौन कौन सी इक्वेशन है? सबसे पहली तो वो इक्वेशन जिसने फिजिक्स को एक्चुअली स्टार्ट किया, न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन या फोर्स बराबर डीपी बाय डीटी। दूसरी इक्वेशन आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्विवेलेंस, जिसमें उन्होंने बताया कि एनर्जी और मास कहीं ना कहीं एक ही चीज है ना, E इक्वल्स mc², जिसमें m जो है वो रिलेटिविस्टिक मास है या फिर गामा टाइम्स रेस्ट मास होता है ना। तो ये जो है ये मैटर के लिए होता है, लेकिन इसको और जनरल तरीके से लिखें तो मैटर और रेडिएशन के लिए ये पूरी इक्वेशन बनती है, E² इक्वल्स टू p² c² प्लस m02 c⁴। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हुई। तीसरी होंगी मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशन है EMT की, जो कि एक्चुअली पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को गवर्न करती हैं, है ना। चौथी इक्वेशन होगी डिराक इक्वेशन, पार्टिकल फिजिक्स की है, जिसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। और पांचवी इक्वेशन जो फाइनली हम पढ़ने जा रहे हैं कमिंग अप, वो है श्रोडिंजर्स इक्वेशन। श्रोडिंजर्स इक्वेशन एक्चुअली तो 2-3 आएंगी, लेकिन ये उसका एक पार्ट है, एक जनरल फॉर्म है, जिसको काफी आगे जाके पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये जो श्रोडिंजर्स इक्वेशन है, आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि हम 10 मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशंस में से एक इक्वेशन को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो वेलकम। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रोडिंजर्स इक्वेशन। मगर श्रोडिंजर्स इक्वेशन पर बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं अपने लास्ट लेक्चर का, सच दैट हमारे पास एक बैकग्राउंड बन जाए आगे पढ़ने के लिए। तो ये क्विक रिकैप भी है लास्ट लेक्चर का, और भी इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ताकि हमको श्रोडिंजर्स इक्वेशन पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलो, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये 3 बातें मेनली पढ़ी थी। पहली बात तो ये थी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लाउड ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह उसको इमेजिन करो, या फिर इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसको एक प्रोबेबिलिटी वेव की तरह आप मान सकते हो, है ना, कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कहीं पे नहीं है, और एक्चुअली वो हर जगह ही प्रेजेंट है ना, ऐसा हमने कहा था। और ये जो वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन को जो मैं प्रोबेबिलिटी वेव कह रहा हूं ना, ये भी मैं लूजली कह रहा हूं, मतलब कि एग्जैक्टली ये कह सकते हैं नहीं कह सकते, इसको ये हमें आगे पता लगेगा वेव फंक्शन वाले लेक्चर में। ठीक है, चलो दूसरी चीज है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन को क्लाउड ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट एवरी पॉइंट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हर पॉइंट इन स्पेस में फैला हुआ है, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, इसको अभी यहां पर भी समझेंगे। और ये जो है ऐसा कब होता है? सिर्फ मेजरमेंट से पहले तक। जैसे ही हमने मेजरमेंट कर ली तो उसकी एक डिफाइंड पोजीशन बन जाती है ना। तो मेजरमेंट से पहले तक हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हर जगह फैला हुआ है विद सर्टेन प्रोबेबिलिटीज। कहीं पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, कहीं पर थोड़ी कम होगी, कहीं पर थोड़ी और कम होगी, है ना। चलो, तीसरा हमने कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को समझा था। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन का मोटा तौर पे ये कहानी थी कि भाई मेजरमेंट से पहले तक जो इलेक्ट्रॉन है वो सुपर पोजिशन में है बहुत सारी स्टेट के, है ना। मतलब कि वो कोई एक स्टेट में नहीं है, वो बहुत सारी स्टेट्स के सुपर पोजिशन में है। वो स्लिट 1 और स्लिट 2 दोनों से एक साथ पास कर रहा है। आई होप ये सब समझ में आ गया था। एक बात और हमने समझी थी, और वो था कि वेव फंक्शन, हम साई एक चीज होगी जिसको हम वेव फंक्शन कहेंगे, और वही वेव फंक्शन जो है वो क्या नाम है, हमारे इलेक्ट्रॉन की स्टेट को बताएगी। ठीक है, वेव फंक्शन और स्टेट क्या दोनों बिल्कुल ही बराबर हैं, क्या दोनों में कुछ फर्क है, ये आगे जाके पता लगेगा। वैसे दोनों में थोड़ा फर्क है। ठीक है, दूसरा साई स्क्वायर को हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला था। हमने बताया था भाई बोन भाई की इंटरप्रिटेशन थी कि साई का तो कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, मगर साई के स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो एक्चुअली आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दर्शाएगा कि इलेक्ट्रॉन की कहां दिखने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है। ठीक है,
इसके बाद लास्ट ये सेकंड पॉइंट का ही आगे का डिस्कशन का ही एक्सटेंशन। तो सेकंड पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर पॉइंट इन स्पेस एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम प्रेजेंट है विद डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, है ना। उसी को हमने यहाँ पर दर्शाया है। क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन को, अच्छा ये मेजरमेंट से पहले की बात है, एक ही इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, मगर जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को दिखाया तो कहीं पर कुछ डेंस सा दिख रहा है, कहीं पर कुछ रेयर सा दिख रहा है। ये क्या चीज है? यह है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड या प्रोबेबिलिटी का क्लाउड, है ना। तो अगर उसको इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अगर हम देखें तो जहां वो डेंस है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, जहां पर वो कम डेंस है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होगी। तो मेजरमेंट से पहले वो हर जगह होगा, कहीं पर उसके पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। लेकिन जैसे ही हम उसको मेजर कर लेंगे इसका मतलब क्या होगा? या तो हम कोई डिटेक्टर लगा देंगे, है ना, या हम उस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन पर हिट हो जाने देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने उसको स्क्रीन पर हिट हो जाने दिया, तो हमको क्या दिखा कि इलेक्ट्रॉन की कोई एक सर्टेन पोजीशन है। व्हेन वी मेजर द इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन वी फाउंड दैट इट इज एट अ पर्टिकुलर प्लेस। वो एक सर्टेन पोजीशन पर, एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही है। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि 50% इलेक्ट्रॉन इधर है 50% उधर है, नहीं। जैसे ही आपने मेजर कर लिया या जैसे ही वो स्क्रीन पर हिट हो गया तो उसकी एक सर्टेन पोजीशन ही रहेगी। और यहाँ पर फाइंडिंग 80% ऑफ इलेक्ट्रॉन समवेयर एंड 20% ऑफ इलेक्ट्रॉन समवेयर एल्स डजंट मेक सेंस। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि भाई 80% इलेक्ट्रॉन इधर हिट किया है, 20% इधर हिट किया है ना। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में एक छोटा सा मैंने लेक्चर डाला था 3 मिनट का, और वो क्या था? वो था अबाउट एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डबल स्लिट इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसमें हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को हिट किया। जब हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो वो इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर ही हिट हुआ था, है ना। वो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर ही हिट हुआ था। लेकिन जब ऐसे करते रहे आधे 1 घंटे तक तो फाइनली एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया, जिससे हमें पता लग रहा था इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। चलो ये सब समझ में आ गया। तो अब श्रोडिंजर इक्वेशन बाएं हाथ का खेल है। तो चलो फिर, अब तक हमने ये पढ़ा हुआ है कि यार क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, है ना, पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो हमें अगर उनका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता लग जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता है t² + 2। अगर ये पता है तो मैं उसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे। बस dx/dt करना है और काम हो जाएगा। देखो पोजीशन पता है तो dx/dt किया, वेलोसिटी निकल गई। वेलोसिटी पता लग गया तो dx/dt दोबारा किया तो d2x/dt² किया तो हमें एक्सेलरेशन पता लग गया। हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, 12mv² किया, हो गया। मतलब कि पार्टिकल्स के केस में हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में हमको बस ये xt ये चाहिए होता है। जैसे ये निकल गया सारा काम हो जाता है ना। तो ये xt कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ से। ठीक है, तो हमें न्यूटन्स का सेकंड लॉ पता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को आप del v by del x लिख दो नेगेटिव का, और वो बराबर मास इनटू d2x/dt²। ये कर दोगे सब कुछ आपका हो जाएगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल्स का काम ऑलमोस्ट यहां खत्म हो जाता है ना। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में ही हमारी वेव्स की बात होती है तो हम क्या करते हैं? जैसे कि यहां है क्लासिकल मैकेनिक्स में वेव्स को कैसे डील करते हैं? y = a sin ωt - kx ले लेते हैं, है ना। ये वेव काइंड ऑफ स्ट्रिंग की वेव है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लाइट की बात करूंगा तो लाइट में क्या करूंगा? यहाँ E बराबर E0 sin ωt - kx हो जाएगा। मैं साउंड की बात करूंगा तो प्रेशर की वेव बनेगी तो प्रेशर बराबर P0 sin ωt - kx हो जाएगा, है ना। ऐसे करके वेव्स चलती हैं। और सिर्फ साइन और कॉस में नहीं, और भी प्रकार की वेव्स होंगी, बट अभी के लिए हमने ये लिखी है, ये जो नॉर्मल साइनोसॉइडल वेव है ना। बट एक्चुअली क्या है कि ये जो वेव्स हैं, है ना, ये जो वेव्स हैं इनको लिखने का एक मोर जनरल तरीका है जो कि हम यूजुअली प्रेफर करते हैं। आई होप आपने पढ़ा होगा, मे बी आपने ना भी पढ़ा हो, डोंट वरी। तो वो जनरल तरीका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का तरीका, है ना। हम प्रेफर करते हैं कि उनको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह लिखा जाए। क्यों लिखा जाए अभी देखेंगे, ठीक। तो
अभी देखते हैं कि अगर उसको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह लिखे तो कैसी दिखती है। तो हमारी ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार की दिखती है, del 2y by del x square बराबर 1 by v square del 2x by del t square। और ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल क्यों? क्योंकि ये जो डेल आ रहा है ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन है, मतलब हर प्रकार की वेव, चाहे साइनोसॉइडल हो चाहे कॉस वाली हो, मतलब कोई भी प्रकार की वेव हो, चाहे वेव पैकेट वाली हो, किसी भी प्रकार की वेव हो, हर वेव इस चीज को तो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। ठीक है, तो और यही इसका फायदा भी है। अभी देखते हैं। अच्छा, पार्टिकल्स वेव्स की केस में भी एक चीज थी कि हमको कुछ भी निकालना है हम निकाल सकते हैं। मुझे वेव की वेलोसिटी निकालनी है, मैं सीधा ओमेगा बाय के कर दूंगा, ये बाय ये, है ना। अगर मुझे निकालने से वो पार्टिकल जो कि ऑसिलेट कर रहा है, अगर ये स्ट्रिंग की वेव है तो स्ट्रिंग की वेव के ऊपर वो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है वो कैसे निकालूंगा, dy by dt कर दूंगा, फिर सॉल्व कर दूंगा, है ना। ऐसे करते करते इसमें भी हम सब कुछ निकाल सकते हैं, इसमें भी हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में जो फ्यूचर का प्रिडिक्शन है, फ्यूचर का प्रिडिक्शन वो पॉसिबल है। मतलब कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये चीज अभी यहाँ है, थोड़े समय में कहाँ होगी, या फिर इसकी अभी एनर्जी ये है, थोड़े समय में क्या एनर्जी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपने इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं, है ना, आपने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, मतलब कि अगर आपने इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं, इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं और आपने फोर्सेस दे रखे हैं जो कि उसके ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ये और मास भी अगर ये सब हमने दे रखा है ना, तो हमारा काम हो जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर फ्यूचर प्रेडिक्शन पॉसिबल है, या फिर कहें तो ये दोनों डिटरमिनिस्टिक हैं। क्या है डिटरमिनिस्टिक? मतलब कि दोनों के बारे में हम डिटरमाइंड तरीके से कह सकते हैं, मतलब पक्का होके कह सकते हैं, सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि थोड़े समय में ये होगा, या अभी ये है तो थोड़े समय में ये होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अब एक सवाल आता है, क्या यही चीज जो हमने यहां पे पढ़ी है क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्या यही चीज हमारे क्वांटम पार्टिकल्स के लिए भी वैलिड है? क्या ये चीज वैलिड है? तो नहीं। मतलब ये जो न्यूटन्स का जो लॉ है ये तो क्वांटम पार्टिकल्स के ऊपर काम नहीं कर पाता, है ना। जब ये काम नहीं कर पाता तो अब हम देखेंगे कि वो क्या चीज है जो कि क्वांटम पार्टिकल्स के ऊपर काम करेगी। बट उससे पहले एक बार ये वेव इक्वेशन को जरा सा और देखते हैं। तो अब देखो, वेव की जो भी इक्वेशन होगी उसको दिखाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम दिखाएं, जैसे a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, a sin ओमेगा 1 t माइनस के एक्स 1 प्लस ओमेगा 2 t माइनस के एक्स 2, ऐसे करते करते बहुत सारे कुछ भी, है ना, कोई भी हम एल्जेब्रिक फंक्शन से दिखाएं। चाहे इसमें हम एक्सपोनेंशियल वाला ले लें, a e पावर आयोटा ओमेगा t माइनस के एक्स, ऐसा कुछ भी ले लें, ये सब जो है हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक दूसरा तरीका है और वो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का तरीके से अगर हम वेव को दिखाते हैं ना तो काफी फायदेमंद होता है। इसको मैं इस छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये तीन इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 5x, y इक्वल्स टू 5x प्लस 1, y इक्वल्स टू 5x प्लस 2, कितनी भी हो सकती है। इन सब को एक्चुअली मैं सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन से दिखा सकता हूं, और वो क्या है, dy by dx इक्वल्स टू 5। क्यों? देखो, डिफरेंशिएट किया मैंने सबको और यही आ गया। और अगर मैं अब इंटीग्रेट करता हूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, dy बराबर 5dx। इंटीग्रेट किया, जैसे मैंने इंटीग्रेट किया तो y बराबर 5x प्लस कुछ कांस्टेंट c, है ना। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन से दिखाने में फायदा क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे एक्सप्रेशंस को, बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मैं सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखा सकता हूं। तो जितनी ये सारी जो ये सारे मेरे पास बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थे ना, इन सबको मैं सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन से दिखा सकता हूं, और वही है मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन ये। ठीक है, अब ये जो है ये एकदम वो है, क्या नाम है, मतलब एकदम जनरल है, ऑलमोस्ट हर जगह, मतलब वैसे हर जगह लग जाएगी। बस इसमें एक चीज है कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। और एक फन फैक्ट, अगर आपकी यही डिफरेंशियल इक्वेशन लाइट के लिए आप लिखते हो तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है यही आपकी c हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमारी लाइट की वेलोसिटी c होती है।
तो अब आई थिंक थोड़ा कहानी क्लियर हुई कि अगर हम क्लासिकल फिजिक्स में होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल को पढ़ना है तो जाओ न्यूटन्स लॉ पे, क्लासिकल फिजिक्स में वेव्स को पढ़ना है तो जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन पर जाओ। और ये जो इतनी प्यारी सी हमने डिमार्केशन दे रखी है ना, पार्टिकल्स वेव, वो क्लासिकल फिजिक्स तक ही सीमित रहेगी। जैसे ही अपन क्वांटम फिजिक्स में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को तुम पार्टिकल बोलो, वेव बोलो, वो और भी ज्यादा कंफ्यूज याद आएगा, है ना। तो क्वांटम फिजिक्स में जब बोलेंगे तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके साथ एसोसिएटेड जो वेव्स हैं, है ना, उनके साथ जो एसोसिएटेड वेव्स है, उनको पढ़ने के लिए हमको एक इक्वेशन चाहिए। ठीक है, उनको पढ़ने के लिए हमको एक इक्वेशन चाहिए। तो हमको जो इक्वेशन चाहिए वही असल में है श्रोडिंजर्स इक्वेशन। ठीक है, बट यहाँ पे ना एक बहुत बहुत गहरा सवाल है। देखो, क्लासिकल फिजिक्स थी डिटरमिनिस्टिक। क्या थी? डिटरमिनिस्टिक। हमें पक्का पता था थोड़ी देर बाद ये होगा। मगर क्वांटम फिजिक्स है नॉन डिटरमिनिस्टिक या अनडिटरमिनिस्टिक, दोनों में से कौन सा भी वर्ड सही होता है ना। तो ये है नॉन डिटरमिनिस्टिक। तो इसमें हमें पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो यार इक्वेशन का काम क्या रह गया? इक्वेशन इसमें क्या काम कर रही थी? फोर्स इक्वल्स टू मास एक्सेलरेशन, यही तो काम कर रही थी, हमको फ्यूचर प्रिडिक्ट करके दे रही थी। इसमें मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर फ्यूचर प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है तो फिर इक्वेशन का काम ही क्या रह गया, है ना। तो ये बड़ा सवाल है। अब इसको समझने से पहले थोड़ा ना अपन, अब ये थोड़ा क्लाइमैक्स है ना, ये क्लाइमैक्स है, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। अपन अब कहानी भी चलते हैं श्रोडिंजर्स इक्वेशन की। तो हुआ क्या कि श्रोडिंजर्स भैया थे हमारे, हैं वो ना एक वो दे रहे थे, टॉक दे रहे थे। उनको बोला गया कि भाई तुम टॉक दो अबाउट डे ब्रॉयज हाइपोथेसिस। तो वो टॉक दे रहे थे डे ब्रॉयज हाइपोथेसिस पे कि तभी एक बंदे ने पूछा, एक प्रोफेसर ने ही पूछा हाथ खड़ा करके कि भैया ये बताओ, अगर डे ब्रॉय वेव्स हैं, है ना, हर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड डे ब्रॉय वेव्स हैं, तो उनकी कोई वेव इक्वेशन भी होनी चाहिए। और अगर वेव इक्वेशन होनी चाहिए तो वेव इक्वेशन कहाँ है? और हमारे जो स्टूडेंट्स भैया थे वो लग गए काम पे, है ना। उन्होंने, जैसे हमारे राजा महाराजा नहीं होते, उनको कोई सनक चढ़ जाती है, फिर जाते हैं संन्यास ले लेते हैं, है ना, थोड़े टाइम के लिए। तो हमारे स्टूडेंट्स भैया ने भी एक घर से बाहर निकल के कहीं चले गए वो, और उन्होंने थोड़े टाइम का संन्यास ले लिया। मतलब थोड़ा संन्यास अलग था, जैसे हम लोगों के केस में होता है बंदा अकेले जाता है, वो अपने साथ कुछ मैडम्स को साथ लेके गए, थोड़े अच्छे से रंगीन मिजाज के आदमी थे, है ना। तो वहां गए, उन्होंने 2 महीने में 4 पेपर पब्लिश कर दिया। भाई साहब स्पीड देख रहे हो, क्या मोटिवेशन थी वहां पे, है। तो वहां पे जब उन्होंने पेपर पब्लिश किए, उन्हीं में से एक में थी ये श्रोडिंजर्स इक्वेशन। ठीक है, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। मगर अब आते हैं इस सवाल पे। सवाल क्या है कि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो हाउ एन इक्वेशन कैन बी यूजफुल इन द फर्स्ट प्लेस? तो इक्वेशन कैसे यूजफुल रहेगी? आई होप जो मैं लिख रहा हूं आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलोगे। ठीक है, 2-3 चीजें तो मिटाई चुका हूं मैं, तो वो सब नोट किया होगा अब तक आपने। चलो, तो अब ये सवाल को समझते हैं और उसके बाद चलते हैं अपनी फाइनल इक्वेशन पे। देखो, इसका जवाब एक स्टेटमेंट से देते हैं, और वो ये है, although the behavior of all subatomic particles like electron, proton, neutron, etc. is inherently probabilistic, but their wave function evolves with time in a completely deterministic manner until we have measured it, है ना। तो क्या मतलब इसका कि मान लिया कि चलो हमारा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो तो बिल्कुल अनडिटर्मिनिस्टिक हैं, एकदम प्रोबेबिलिस्टिक हैं, हर जगह हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ हैं, है ना, कुछ ऐसे हैं। मगर उनका जो वेव फंक्शन है, क्योंकि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव है, और अगर वेव है तो उसके साथ एक एसोसिएटेड वेव फंक्शन होना ही होना है। तो उस वेव फंक्शन, है ना, उस वेव फंक्शन को अगर हम देखें तो वो एकदम कंप्लीटली डिटरमिनिस्टिक मैनर में ही आगे बढ़ता है। मतलब कि हमको पता है वो थोड़े समय बाद कैसा हो जाएगा वेव फंक्शन, उसके बाद थोड़े समय बाद और कैसा हो जाएगा, और थोड़े समय बाद और कैसा हो जाएगा। तो क्या मतलब कि अगर हमको वेव फंक्शन के बारे में पता है कि ये थोड़े समय में कैसा हो जाने वाला है, तो हम इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब
अगर हमको वेव फंक्शन के बारे में पता लग गया थोड़े समय बाद कैसा हो जाने वाला है, तो हमको पता है वेव फंक्शन से एसोसिएटेड एक चीज है और वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर हमको वेव फंक्शन मिल गया तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल लेंगे या प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, और अगर हमको प्रोबेबिलिटी मिल गई तो हमको कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा होगा ना एटलीस्ट। मतलब ऐसा तो नहीं एकदम ही बिल्कुल उसी में तुक्के लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा लेकिन एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो तुमने कोई डाइस खेला हो, अगर डाइस खेला हो और उसमें मैं पूछूं कि यार 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो तुम कहोगे 1/6। मैं पूछूं 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तुम कहोगे 0। मैं पूछूं इवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तुम कहोगे 1/2 एटसेट्रा। तो कम से कम तुमको इसके बारे में कोई प्रोबेबिलिटी का आइडिया तो है। और वहीं अगर मैं तुमको एक दूसरा नया डाइस दे दूं जिसके बारे में मैं तुमको यही ना बताऊं कि कितने फेसेस हैं, और फिर पूछूं भाई साहब 1 आने का 1 कितनी बार आ सकता है या 2 कितनी बार आ सकता है, तुम बता ही नहीं पाओगे। तुम कहोगे पहले ये तो बताओ उसमें फेसेस कितने हैं, है ना। तो मतलब एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी जानने से कुछ तो फायदा है ना हमारा, तो वही कुछ फायदा यहां पर कर लेंगे हम। ठीक है, तो हमने क्या किया, मोटा मोटा तौर पे हमने ये किया, हमको पता है कि जो वेव फंक्शन है वो डिटर्मिनिस्टिक मैनर में समय के साथ इवॉल्व हो रहा है, या वो समय के साथ एक अच्छे तरीके से चल रहा है। तो अगर वो समय के साथ एक अच्छे तरीके से चल रहा है तो उसको पकड़ लो। उसको जब तुमने पकड़ लिया तो उससे तुम प्रोबेबिलिटी निकाल लो या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल लो, या और भी बहुत कुछ निकालेंगे। ये सब कुछ निकाल लो, और जब तुम ये सब कुछ निकाल लोगे तो तुम्हारे पास फाइनली कुछ तो काम का होगा, है ना। चलो, तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो हमें कुछ इस प्रकार की दिखती है। -h²/2m del 2 psi by del x square plus v of x psi x xt equals to iota h del psi del t। सब कुछ समझेंगे, डोंट वरी, है ना। एक बार इसकी जो जो प्रॉपर्टीज हैं या इसके बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जरा सा देखते हैं। सबसे पहली तो है ये सबसे नीचे वाली, ये जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है ये बिल्कुल एनालोगस है हमारे न्यूटन्स सेकेंड लॉ के। क्यों? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या करता था, तुम उसको इनिशियल कंडीशन दे दो, वो तुम्हें सब कुछ फ्यूचर प्रेडिक्ट करके दे देगा कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही, ऑफ कोर्स नॉट बिल्कुल वैसे ही, ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्शन तो नहीं होगी इसमें, बट बिल्कुल ऐसे ही इस श्रोडिंगर इक्वेशन से होगा क्या, इससे अगर आप इनिशियल वेव फंक्शन इसको दे दो कि भाई इनिशियली मेरा वेव फंक्शन भाई ये था, अच्छा, तो फाइनली वेव फंक्शन कुछ समय t बाद कैसा हो जाएगा वो ये इक्वेशन आपको बता देगी। ठीक है, तो ये हमारा ये ही है हमारा पहला पॉइंट जो मैंने सबसे नीचे लिखा है, सबसे पहले उतार लो। इट इज एनालोगस टू न्यूटन सेकंड लॉ इफ वी आर गिवन इनिशियल कंडीशंस दैट इज psi x, 0। जब मैं x, 0 बोल रहा हूं तो यहां पर होगी पोजीशन, यहां पर होगा टाइम। अभी जो हमने लिखी है ना ये 1 डायमेंशनल के लिए है, 1 डायमेंशनल दुनिया के लिए है कि x एक्सिस में ही है, बट अभी 3D वाली भी देखेंगे। तो अगर हमको psi x, 0 पता है, मतलब कि x पोजीशन पर t समय 0 समय पर अगर इसका वेव फंक्शन ये है, तो वी कैन कैलकुलेट psi x, t, मतलब कि कुछ समय t बाद हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाने वाला है वो ये हमको बता देगा। और मैंने पहले ही बताया अगर हमारे पास वेव फंक्शन आ गया तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं तो हमको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो, एक ये तो एक चीज आई। दूसरी क्या चीज है, दूसरा है इट हैज 2 फॉर्म्स। इसकी ना 2 फॉर्म है, एक टाइम डिपेंडेंट फॉर्म है, एक टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म है। यहाँ जो del by del t आ रहा है ना, तो ये हमारी टाइम डिपेंडेंट फॉर्म है, टाइम इंडिपेंडेंट भी पढ़ेंगे वो आगे आएगी। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, हमने पहले भी डिस्कस किया। डिफरेंशियल इक्वेशन से फायदा क्या होता है, हम बहुत सारी इक्वेशंस को अलग अलग ना लिख करके एक ही इक्वेशन में कंबाइन ले लेते हैं। तो ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारी क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेल आ रहा है तो पार्शियल है, अगर डी आता स्मॉल वाला तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती। ठीक है, चलो ये बात हमको समझ में आ गई। दूसरा, अच्छा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उससे पहले ये पढ़ लेते हैं कि इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स टाइम एवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ द क्वांटम सिस्टम। यही तो बात है ना, यही तो मेन पॉइंट है कि जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या करती है, टाइम एवोल्यूशन को बताती है कि समय के साथ तुम्हारा वेव फंक्शन कैसे चेंज होगा। ठीक है,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी कांट डिराइव दिस इक्वेशन बाय एनी फर्स्ट प्रिंसिपल। हम इस इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, हम इस इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते। ऑल्दो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम काइंड ऑफ डेरिवेशन ही करेंगे, जो कि एक्चुअली वेरिफिकेशन होगी, देखेंगे, लेकिन हम फिर भी इसको कभी डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। ये अपने आप में एक पोस्टुलेट है, ठीक है, ये अपने आप में एक पोस्टुलेट है। जैसे जब आपको ये पढ़ाया गया था फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन या फोर्स बराबर dp बाई dt, क्या आपने कोई डेरिवेशन पढ़ी थी क्या? नहीं, है ना, वो अपने आप में एक पोस्टुलेट था। ऑल्दो उसको अब हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग श्रोडिंजर्स इक्वेशन, बट फिर भी उसके लिए हमने बस एक इंट्यूशन ले ली थी कि भाई जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा कोई चीज एक्सेलरेट कर जाएगी, या जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना, मतलब जितने ज्यादा मास होगा उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इतना ही तो उतना ही मुश्किल होगा उसको एक्सेलरेट करना, है ना। तो फोर्स बराबर मास के भी प्रोपोर्शनल हो गया, एक्सेलरेशन के भी प्रोपोर्शनल हो गया, तो इसलिए फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन इसके लिए हमने कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ी, है ना। ऐसे ही इसके लिए हम कोई खास डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे, एक वेरिफिकेशन जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, इसी में आपको पता है एक बार ना रिचर्ड फाइनमैन साहब से, रिचर्ड फाइनमैन साहब से किसी ने पूछा कि यार ये जो श्रोडिंजर्स इक्वेशन है ये कहां से आई? तो फाइनमैन साहब ने बोला कि भाई ये जो है ना, ये आई श्रोडिंजर्स के दिमाग से, उसकी इंट्यूशन से, उसके गेसेस से, इससे आई, है ना। तो उन्होंने कहा उसके दिमाग से आई। तो देखो कितनी बड़ी बात है, भाई ने एक इक्वेशन निकाल दी अपने बस दिमाग से, है ना। काफी मोटिवेशन रही है उसके पास। चलो देखते हैं चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं ये, तो फाइनली बड़ी खतरनाक सी ये इक्वेशन दिख रही होगी, है ना। तो उतनी खतरनाक है नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो, अभी ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई एक्स कॉमा टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स कॉमा टी साई एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू आई आयोटा एच कट डेल साई एक्स टी बाई डेल टी। ये जो ऊपर लिखी हुई है ना, ये है वन डायमेंशनल के लिए। वन डायमेंशनल दुनिया में जब भी हम श्रोडिंजर्स इक्वेशन लगाएंगे तो वो यही लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है केवल और केवल एक x है ना, उसके साथ कुछ टाइम है एक्सेट्रा। तो मतलब कि यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो सिर्फ किन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी x की पोजीशन क्या है और समय क्या है, बस इस चीज पर। यही अगर हम थ्री डायमेंशनल दुनिया की बात कर ले, फॉर एग्जाम्पल ये कमरा है, जब इस कमरे की बात करेंगे तो हर पॉइंट, ये पॉइंट, हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, z कोऑर्डिनेट भी होगा, है ना। तो उसको हम r के पोजीशन वेक्टर से दिखाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि ऐसी इक्वेशन दिखाएंगे। देखो बिल्कुल वही जो इक्वेशन है उसमें x की जगह मैंने यहाँ r लगा दिया है, और यहाँ जो डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर था ना, उसकी जगह एक बार हमने डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर किया, फिर डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर किया, फिर डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर किया, मतलब कि तीनों कर दिया, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ साइड, डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर ऑफ साइड, डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर ऑफ साइड। यही हमारा एक ऑपरेटर होता है, ईएमटी में शायद आपने पढ़ा हो, लैप्लाशियन ऑपरेटर। तो ये लैप्लाशियन ऑपरेटर ही है, ठीक है। तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m लैप्लाशियन ऑफ वेव फंक्शन, और यहाँ जो वेव फंक्शन है वो r कॉमा टी, r मतलब कि पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर में x y z तीनों कोऑर्डिनेट होंगे। तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हमने पूरी इक्वेशन लिख दी, और इसमें जो हमारा पोटेंशियल है अगेन वो भी r t इन दोनों का फंक्शन है, ठीक है। अब थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। जब हम इसको पूरी इक्वेशन को फील वगैरह कर लेंगे ना, और जब और आगे बढ़ेंगे तो ये इतनी लंबी सी इक्वेशन केवल इतने से चीज में कन्फाइन हो जाएगी। बस इसमें और इसमें एक छोटा सा फर्क है। यहाँ पर जो ये चीज दे रखी है ना, ये साइड थोड़ा अलग है और ये साइड थोड़ा अलग है। ये स्टेट है और ये वेव फंक्शन है, आगे जाके डिस्कस होगा, बट फिर भी मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए कि दोनों एक ही चीज है, इसलिए, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ये मगर अब हम बात करते हैं इसको एक फिनोमिना के तौर पे, है ना, कि कैसे ये काम कर रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो नई नई लग रही हैं। एक
तो देखो हमको साफ दिख रहा है ये वेव फंक्शन है ना। एक हमको ये पोटेंशियल टाइप v कुछ दिख रहा है ना। उसके बाद आयोटा नंबर है, कांस्टेंट है, एच कट कांस्टेंट है, डेल बाय डेल टी मतलब कि समय के साथ डिफरेंशिएशन करना, डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर मतलब कि समय के साथ स्पेस के साथ डबल डिफरेंशिएशन करना, एच कट स्क्वायर बाय 2m अगेन एक कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट है उनको तो छोड़ते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन चीज है वो है एक ये और एक ये, इन दोनों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो हमारा पहला ये पोटेंशियल वाली चीज है v x, t, ये तो हमें बताएगी कि हमारा जो भी काम हो रहा है या फिर जो हमारा क्वांटम सिस्टम है, क्वांटम सिस्टम का मतलब कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन एटम हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है जो कि डबल स्लिट से पास कर रहा है। ऐसे करते करते कुछ भी सिस्टम, जिस भी सिस्टम को हम ऑब्जर्व मतलब जिस भी सिस्टम को हम स्टडी करना चाहते हैं वही हमारा क्वांटम सिस्टम होगा। ठीक है, तो अगर हमारे क्वांटम सिस्टम का एनवायरनमेंट कौन सा है वो तो बताएगा हमारा पोटेंशियल, है ना, क्योंकि हर एनवायरनमेंट में अलग प्रकार का पोटेंशियल होगा। मान लो कोई हमारा ऐसा है, कोई पार्टिकल है जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसपे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब जो किसी ने उसको पकड़ नहीं रखा, कहीं उसको बंद नहीं किया गया, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो उसका कोई पोटेंशियल होगा ही नहीं, मतलब कि वो किसी से कंस्ट्रेंड है ही नहीं, है ना, उसको कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर उसको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर उस पर फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है, ऐसा कह लो, है ना, तो मतलब कि उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल चीज है ये हमारे पार्टिकल के एटमॉस्फेयर को या एनवायरनमेंट को बता रही है, पार्टिकल के एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट को। अगर फ्री पार्टिकल है तो जीरो पोटेंशियल हो जाएगा। कोई और प्रकार का पार्टिकल, मतलब अगर हमने कोई ऐसा सिस्टम ले लिया कि हमने एक पार्टिकल को डब्बे में बंद कर दिया तो कुछ हुआ, तो पोटेंशियल कुछ अलग आएगा। ऐसे करते करते अलग अलग चीजों में अलग अलग पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई हमको पोटेंशियल क्या होता है। अब देखो ये वेव फंक्शन क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इस केस में, है ना, और वैसे एक्चुअली भी बट फिर भी, है ना, इस केस में हम कैसे समझ सकते हैं वेव फंक्शन को। देखो वेव फंक्शन जो है ना, ये हर एक पॉइंट से, अगर मैं हर एक पॉइंट बोल रहा हूं तो उसका मतलब है एट एवरी पॉइंट एट एवरी टाइम। ठीक है, मतलब मान लो ये मेरा कमरा क्वांटम सिस्टम है, आई नो कमरा बहुत बड़ा है बट फिर भी ये मेरा कमरा क्वांटम सिस्टम है। तो इसका मैंने एक ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे इस समय पर ये कोई ना कोई वेव फंक्शन, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट कर देगा। जो हमारा ये वेव फंक्शन होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट से इस टाइम पर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट कर देगा। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर से फायदा क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर से फायदा ये होगा कि जब उसका हम स्क्वायर वगैरह करेंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। देखो कुछ याद आ रहा है, ऐसी पिक्चर है ना, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पिक्चर पढ़ी थी। इस पिक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड टाइप था। जो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इसमें यहां पर प्रोबेबिलिटी कम थी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, मगर यहां पर ज्यादा थी। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली गई होगी, वो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाली गई होगी कि यहां पर और यहां पर वेव फंक्शन देखा गया होगा। तो हमने इस पूरी जगह पर हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, हर एक पॉइंट ऑफ मतलब हर x, t पर, इसको हमेशा बोलेंगे हम x, t या r, t। ठीक है, मतलब कि हर पोजीशन टाइम पर, हर पॉइंट पर हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट कर दिया, या वही कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, हमारा वेव फंक्शन एसोसिएट कर दिया, सच दैट उस वेव फंक्शन से अब हमारी प्रोबेबिलिटी निकालनी आसान हो जाए, है ना। तो मतलब हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे स्पेस के अंदर हर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक वेव फंक्शन एसोसिएट कर देंगे, सच दैट उससे प्रोबेबिलिटी निकाल लें। अब वो जो वेव फंक्शन है वो कोई कांस्टेंट नहीं होगा, वो समय के साथ इवॉल्व करेगा। वो क्या करेगा, समय के साथ इवॉल्व करेगा। अगर वो समय के साथ इवॉल्व करेगा वेव फंक्शन, तो मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल को उस समय पर वहां पाए जाने की, वो समय के साथ चेंज होगी, इवॉल्व करेगी। और देखो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये ऐसा स्टेशनरी नहीं होगा, है ना। जरा से एक इंस्टेंट बाद देखोगे तो ये कुछ चेंज हो गया होगा, थोड़े से इंस्टेंट बाद देखोगे तो ये कुछ चेंज हो गया होगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है या प्रोबेबिलिटी का जो क्लाउड है, वो कैसे चेंज हो रहा है
है ना, वो कैसे चेंज हो रहा है, इस चीज का जो डिस्क्रिप्शन है सबसे बढ़िया कौन दे रहा है, हमारा श्रोडिंजर्स इक्वेशन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, कंसाइज कर पा रहे होगे हर चीज को जो जो मैंने पढ़ाई। तो मैंने सबसे पहले हमने कहानी शुरू करी थी, पहले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड समझा, जो इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये सब समझा। उसके बाद हमने समझा कि श्रोडिंजर्स इक्वेशन को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्या जरूरत पड़ी, जब क्लासिकल मैकेनिक्स है, सब कुछ है, तो क्यों एक नई चीज बनानी। तो हमने देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स के जो नियम हैं वो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में काम नहीं करेंगे, है ना, हमारे न्यूटन्स लॉ काम नहीं करेगा। तो फिर न्यूटन्स लॉ का ही एनालोगस कुछ हमने यहां पर बना दिया। न्यूटन लॉ क्या करता था, न्यूटन लॉ ये करता था कि जब आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी चीज की एक इनिशियल स्टेट दे दी कि इनिशियली वो यहां पर है, ऐसा है, और उस पर जो फोर्सेस वगैरह एक्ट कर रहे हैं वो सब दे दिए। जैसे ही आपने ये काम दे दिया तभी वो आपको फ्यूचर की प्रिडिक्शन करके दे देता था कि फ्यूचर में ये होगा, फॉर श्योर यही होगा, है ना। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हुआ, फॉर श्योर वाली चीज खत्म हो गई, मतलब कि डिटर्मिनिज्म खत्म हो गया, एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर आ गया कि समय के साथ चीजें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चेंज होंगी। और अगर वो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, लेकिन ऑल्दो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, मगर उसमें कोई एक ऐसी चीज है जो कि समय के साथ एक डिटर्मिनिस्टिक मैनर में चेंज हो रही थी, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा नेचर प्रोबेबिलिस्टिक है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे भी मूव कर रहे हैं सब प्रोबेबिलिस्टिक है, मगर उसमें एक चीज पूरी डिटर्मिनेट है, पूरी सर्टेन है, और वो क्या है कि उसका वेव फंक्शन कैसे चेंज होगा। वेव फंक्शन कैसे चेंज होगा, ये कैसे निकालते हैं, ये निकालने के लिए हमने फिर एक नई इक्वेशन दे दी जो कि है श्रोडिंजर्स इक्वेशन। और उससे पहले हमने थोड़ा श्रोडिंजर्स भाई की कहानी वहानी भी जानी, है ना। फिर हमने श्रोडिंजर्स इक्वेशन को जब पढ़ा तो हमने देखा कि श्रोडिंजर्स इक्वेशन केवल एक नहीं है, दो है, एक टाइम डिपेंडेंट है, एक टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट को हमने लिया, ये टाइम डिपेंडेंट की इक्वेशन हमने यहां पर रख दी। जब हमने यहां पर टाइम डिपेंडेंट की इक्वेशन रख दी, इसको समझने की कोशिश करी और समझा हमने कैसे, हमने ये समझा कि जो यहां पर वेव फंक्शन है, जो यहां पर वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन एक ऐसी चीज है जो कि हर पॉइंट x, t से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एसोसिएट कर रहा है। जब उसने उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एसोसिएट किया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इवॉल्व करेगा समय के साथ, ये हमारी ये इक्वेशन दे देगी। अगर ये इक्वेशन हमारा ये दे देगी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इवॉल्व कर रहा है, तो हम ये भी बता पाएंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे इवॉल्व कर रही है, या फिर ये जो क्लाउड अभी ऐसा है तो वो थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा। लेट्स से अभी यहाँ P1 ऐसा है ना, थोड़ी देर बाद ऐसा आ रहा हुआ कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जानी है, तो मतलब यहाँ ऐसा हो जाएगा और ये सब थोड़ा गायब हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्लाउड चेंज हो गया, प्रोबेबिलिटी का क्लाउड चेंज हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का वो क्लाउड कैसे चेंज हो रहा है, ये सब हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा, है ना। देखो, अगर ये सब समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत दिल से प्रसन्नता होगी अगर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम श्रोडिंजर्स इक्वेशन की ही डेरिवेशन करेंगे। अरे अभी तो बोला डेरिवेशन नहीं होती, फिर डेरिवेशन करेंगे, देखेंगे अगले लेक्चर में ही देखते हैं। और अब एक छोटा सा नोट कि जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, वो मैंने पहले बनाया था, है ना, काफी थोड़ा टाइम पहले बनाया था। जब थोड़ा टाइम पहले बनाया था तो उसमें एक आध कहानी जो यहाँ पे मैंने बोली है वो उसमें दोबारा से वो हो सकती है, क्या कहते हैं, रिपीट हो सकती है, तो सह लेना थोड़ा, है, और ये सब उतार लेना सही से, है ना। और क्लास जितनी हुई है आई होप आपने पूरी की पूरी उतारी होगी, पूरी की पूरी समझने की कोशिश करी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। अभी ये श्रोडिंजर्स की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, धीरे धीरे करके टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी आएगी। और एक छोटा सा नोट, ये सब कहानी है कब की, बिफोर मेजरमेंट की, ठीक है, कब की, बिफोर मेजरमेंट की। काहे, क्योंकि जैसे ही मेजरमेंट आपने कर ली तब तो एकदम सर्टेन हो गया, पार्टिकल यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है ना। जैसे ही आपने मेजरमेंट कर लिया सारा उसका वेव नेचर खत्म, कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन, एकदम मस्त वेव फंक्शन खत्म हो गया। वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया मतलब कि वेव फंक्शन एकदम एक ही जगह पर आ गया, ठीक है। अभी वेव फंक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मगर बाद में वो एक ही जगह पर आ जाएगा। तो श्रोडिंजर्स इक्वेशन इज वैलिड बिफोर मेजरमेंट इज डन, ठीक है।
आई होप ये बात समझ में आई होगी। एक और बात, यहाँ पर जैसे ये जो चीज थी, है ना, ये जो चीज थी हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, और प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे थे हम, साई के मॉड के स्क्वायर से, रूडली मतलब लूजली। अभी और भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। चलो, आई होप कहानी समझ में आई होगी। आई है तो बाय बाय, और यार शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ। तो चलो बाय।